डियर हाय गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन। यूएस के बाजार आज बंद है। फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था वो अच्छा था, 1/3 से 3/4% ऊपर का। तो बंद बाजार में पिच कैसी दिखती है वो आज देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जाइए जरा जूम इन करिए कैमरा को, पिच दिखाइए क्विकली। ये आ गई पिच। ये बाजार बंद है यार, तो मतलब पहले लोग बैटिंग करेंगे और फिर सेकंड हाफ खेला नहीं जाएगा। नहीं, मौके का फायदा उठाएंगे हम लोग, फुल फ्लेजेड खेलेंगे। जब फ्राइडे को रिस्क लेके खेला, उतार देंगे, ऐसा है क्या? जब फ्राइडे को हमने रिस्क ले लिया तो फिर आज तो बिल्कुल बनता है। हाँ। कोई टेंशन नहीं है। मार्केट देखिए, क्यूज तो फौरी तौर पे ट्रेडर्स के लिए अच्छे दिख रहे हैं और यूएस मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी के साथ बंद हुए। S&P 200 डेमा के ऊपर गया और मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों बाद वीकली क्लोजिंग भी अच्छी देखने को मिली। लेकिन जो मैं 7 वाले शो में कह रहा था कि 7 के साथ आपको उसके डीप में जाना चाहिए। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट, तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आप क्रूड भी देखिएगा 85 पे है और सारी कमोडिटीज़ में बहुत तेज़ी आ गई है। तो ये जो तेज़ी है ना, ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन को फिर से दिक्कत पैदा कर सकती है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड बनाते समय आप ये ध्यान रखें। तो इसलिए पिच अच्छी दिख रही। हालांकि हमारे घरेलू फ्रंट पे जो HDFC ने नतीजे पेश किए हैं वो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। अब वो कितने प्राइस दिन है ये देखने वाली बात है। एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट्स भी आप देखेंगे तो मार्जिन पे हिट लिया लेकिन मार्केट शेयर बनाए रखा उन्होंने। ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मुझे एवेन्यू के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, भले ही कोई उसकी बुराई करे, क्योंकि आप मार्केट शेयर नहीं लूज़ कर रहे हैं, आप मार्जिन लूज़ करके अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इस पे मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करेगा। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ बहुत कंड्यूसिव मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मेटल्स की तेज़ी दिक्कत पैदा करेगी आने वाले समय में, और जो कि बहुत हो गई। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन में हुई, आप जाकर देखिए जरा वीकली मंथली 15%, 18% इस तरीके की तेज़ी वहाँ पे आई है। लेड के अंदर एक केमिकल का मेटल यूज़ होता है, केम मेटल है, और उसमें पता है एक महीने के अंदर 58% की तेज़ी आ गई है। एक दिन में 20% चल रहा है वो। तो ये कंसर्न होना चाहिए, इसको इग्नोर मत करिएगा। लेकिन आज के लिए ठीक है, चलती का नाम गाड़ी, ऑटो एक्सपो में गाड़ियाँ खुद चलेंगी तो आप भी चलो, मजे लो इसके। ये है कहानी आज के पिच की। क्विकली टीम की शुरुआत कर रहा हूं और नंबर्स बताता हूं। नंबर्स अच्छे बुरे अपनी जगह हैं, रिएक्शन स्टॉक का कैसी पोजीशनिंग है उस पर डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ लॉजिकली नंबर्स कैसे हैं उस पर ग्रीन और रेड दिखा रहा हूं, आप ऑब्जर्व करिएगा, स्क्रीन पे ऐड करिएगा। HDFC बैंक ग्रीन लेके चल रहा हूं, पर नंबर से पहले बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाना शुरू करा हुआ है, पर नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। चाहे वो NII हो गजब का 25%, 24.6%, रिटर्न ऑन एसेट का आंकड़ा हो, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हो, फी इनकम हो, एसेट क्वालिटी हो, सब पे एक बढ़िया टिक मार्क है। मुझे लगता है HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए ग्रीन। एवेन्यू सुपरमार्ट की इन्होंने बात छेड़ी, बिल्कुल सही बात है। रेवेन्यूज में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर ये पता था स्ट्रीट को, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट पहले ही आ चुके हैं, उसमें हमने अच्छे रेवेन्यू ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखे। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, जिसमें 110 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन उड़ गए, इसीलिए रेड रखा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स डिसअपॉइंटमेंट याद आता है, इसके इंटरनल्स फिर से वीक ही आपको नजर आएंगे। बहुत ज्यादा नोटवर्दी नंबर्स नहीं, पस्त पड़े हुए नंबर्स हैं एज यूजुअल। कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं इस स्टॉक से। जो कोर बिजनेस जिस पे फोकस करना चाहते थे वहीं पे थकावट नजर आ रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स रेडी लेके चल रहा हूँ, एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी डिटोरिएट होती हुई, और विप्रो को रेड लेके चल रहा हूँ। हालांकि IT थोड़ा स्वीट स्पॉट में आ गया था लास्ट वीक सेकेंड हाफ में, लेकिन विप्रो के नंबर्स थके हैं, बहुत ही थके। कांस्टेंट करेंसी में महज 0.6% का उछाल आता है। अगले साल की, अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस है बाजार उम्मीद से कहीं कम है, 0.6% निगेटिव से 1% पॉजिटिव, यानी कि शायद नो ग्रोथ से डी ग्रोथ वाले क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ गए अभी, और हमेशा की तरह अपने पीयर से एक स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस। मुझे नंबर्स कमजोरी लगे। अब उसमें ये कह लीजिए कि मार्जिन तो अच्छे थे, ऑर्डर एक्रीशन अच्छा था, वो सब ठीक है अपनी जगह, पर परफॉर्मेंस थकी है, एग्जीक्यूशन थका है और नंबर्स पस्त है, इसीलिए रेट। 3 हो गए क्या आप? 4 निपटा दिया। अरे इतनी जल्दी 4 निपटा दिए? अच्छा चलो, मैं भी निपटाता हूँ, टाइम का भी। वो क्या पिछले शो में बताए थे नंबर्स, मैंने कहा फिर से क्या रिपीट करना। हाँ तो अब आपने इतने अच्छे थे, हम तो फेडरल बैंक, हम तो उम्मीद वाले पे, होप ट्रेड। हाँ। बुल रहना चाहिए आदमी को। फेडरल बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं और इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन का एक बड़ा चंक
HDFC बैंक का भी परफॉर्मेंस बढ़िया था, रिटेल वगैरह। तो इसीलिए हमको लग रहा है फेडरल बैंक फिर से बढ़िया करेगा, हालांकि ये 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। CSB बैंक भी उसी कैटेगरी में आता है, उसमें भी गोल्ड लोन का बड़ा चंक है। तो अगर फेडरल के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर आप समझिए गोल्ड लोन जो बैंक दे रही ना, उनके रिजल्ट आपको और अच्छे आते दिखेंगे। तो ये दो हमने इस आधार पे लिए। तीसरा बताया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके नतीजे अच्छे आने, मुझे लगता है ये क्वार्टर अगेन छोटे बैंकों के लिए बढ़िया होगा, तो ये परफॉर्म कर सकता है। तो 3 बैंक, ठीक है। बैंक स्वीट स्पॉट में आते हुए आज सुबह चर्चा ही हो रही थी कि बैंक्स, निफ्टी बैंक बेहतर पोजीशन भी नजर आएगा आपको निफ्टी के कंपैरिजन। सुला विनियार्ड्स क्वार्टरली अपडेट, ये रिजल्ट, ये लिस्टिंग के बाद से ना बहुत बड़े मतलब पूरा कंसोलिडेशन में चला गया है। बुल्स और बियर्स का बहुत तगड़ा टसल है। कई लोग मानते महंगा है, कई लोग मानते यूनिकनेस है, तो ये महंगा ही ट्रेड करेगा, पता नहीं इवेंचुअली क्या होगा। क्वार्टरली अपडेट ठीक ठाक है। अपनी खुद की इनका Q3 अपडेट आया, 13% ओन ब्रांड की सेल्स बढ़ी, 13% वाइन टूरिज्म बिजनेस में उछाल है, 13% मतलब नेट नेट बढ़िया ग्रोथ आती हुई, इसको ग्रीन रखा। भारत एग्रीफर्ट मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले लिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था, मतलब इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। इसकी बोर्ड मीट आनी है 1 फरवरी को। 1 फरवरी मतलब जो बजट जिस दिन को उसी दिन इसकी बोर्ड मीट है। स्टॉक स्प्लिट पे इस कंपनी का बोर्ड, 10 रुपए की फेस वैल्यू है इस समय, फेस वैल्यू शेयर की। स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने वाले, पर ये स्टॉक जहां फ्राइडे को क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली इसके हाईज है, ईयर हाई पॉइंट पे, वहीं पे क्लोज होता होना। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है। मोमेंटम बनने के पीछे तो जब लास्ट टाइम दिया था तो रीजन बताया था, वो थाने में वो जो अपनी लैंड को रियल एस्टेट में तब्दील कर रहे हैं, अप्रूवल्स आते चले जा रहे हैं, उससे स्टॉक में तगड़ा ट्रैक्शन बना हुआ है। पर ये ईयर हाइस पे खड़ा हुआ है और अब स्प्लिट पे विचार करने की तैयारी। मेरे ख्याल से 10 की फेस वैल्यू को 1 पे लेके आने की तैयारी हो रही है। ये फिर से रडाप रखिए, इस बोर्ड मीट का एंटिसिपेशन में शायद और इन ग्रीन आता हुआ नजर आए। 6 निपटा दी मैंने, अगले 3 भी मैंने बहुत जल्दी निपटाता हूँ मैं। मेटल स्टॉक्स में ध्यान रखें, हमने इतनी देर सुबह से माहौल बना ही रहा था मैं। वेदांत का इसलिए रखा, आयरन ओर की कीमतें 1 महीने में 15% ऊपर है, कॉपर की कीमतें 11% ऊपर है, तो वेदांत को ध्यान में रखिएगा। हिंडाल्को रखिए, एल्युमिनियम की कीमतें 13% चढ़ चुकी हैं अब तक और लगातार ये तेज़ी बनी हुई है। हिंदुस्तान जिंक पे ध्यान रखिएगा, 10% कीमतें उछल चुकी हैं। तो फेरस को छोड़िए आप, नॉन टिन की कीमतें, टिन का मेरे को स्टॉक नहीं मिल रहा था, टिन में भी बहुत ही गजब की तेज़ी आई है। तो सारे जो मेटल स्टॉक्स हैं चीन की वजह से खूब ज़बरदस्त तेज़ी उसमें आ रही है और ये रैली एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो इसलिए हमको लगता है कि वेदांत, हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी तेज़ी हो सकती है आज। हिंदुस्तान टिन वर्क्स बहुत छोटा है लेकिन किसी का वही ना, इसलिए तो छोड़ दिया गया। चलिए क्विकली एक ब्रेक लेते हैं और लौट के आगे फिर अगले 4 बताते हैं। वेट, हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि
जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है, तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में 3 रेड हैं, 1 ग्रीन है। ल्यूपिन रेड में, इनको USFDA की तरफ फॉर्म 43 के तहत 2 ऑब्जर्वेशन मिले हैं सोमरसेट यूनिट के लिए। 2 से 13 जनवरी बीच में सर्वे हुआ था। ग्रैन्युअल्स को भी यही हुआ है, उनकी भी जो है गागिलापुर यूनिट में 3 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, 9 से 13 जनवरी के बीच में हुआ था। एंजल वन के नतीजे हैं, मुझे लगता है कि लास्ट क्वार्टर में जो थोड़ा सा दिक्कत हुई है मार्केट को लेकर के, ट्रेडर्स का रुझान कम हो, मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए, और APL अपोलो ग्रीन में रहेगा। मेटल में मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती हुई दिख रही है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम तरीके की जो मेटल स्टॉक्स है उसमें तेजी हो सकती है। अंडे रोज खाओ, अंडे संडे में मंडे, ठंड है ना, और उसका फायदा मिल रहा है अंडे के भाव को। 2 स्टॉक रखे मैंने कुछ दिन पहले, वो केरला वाले इशू पे मेंशन कर रहा था, तो स्टॉक ज्यादा दबाव में आए नहीं थे। अब समझ में आ रहा रीजन। वेंकीज इंडिया और SKMX दोनों इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि सैटरडे को मुंबई के न्यूज़पेपर्स एक प्रोमिनेंटली न्यूज कैरी कर रहे थे। रिकॉर्ड हाई पर अंडे की कीमतें, 1 डजन मुंबई में सैटरडे को 90 रुपए पे बिका है। 1 अंडा मतलब 7.5 रुपए। अभी कैंटीन वाला अंडा पता नहीं कितने, 2 अंडे का ऑमलेट बोलूंगा तो कितने का देगा पता नहीं। लेकिन बॉइल्ड लेना तुम, अब बॉइल्ड लूंगा तो पता चलेगा, गिन के देगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वीरू का कंजम्पशन बढ़ गया है।
भयंकर दिल्ली। तो नॉर्थ इंडिया दरअसल कंजम्पशन बढ़ा रहा है, तो यहां से अंडे वहां पे चैनलाइज हो रहे हैं, प्लस इन लोग की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है, वैसे ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 90 रुपए पे मुंबई में कुछ जगहों पर रिकॉर्ड हाइस पे अंडे बिकते हुए नजर आए। वी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हम मुंबई वाले बेचारे। लेकिन वेंकीज और एसकेएमएक्स इन ग्रीन रख के चल रहा हूं, जो एग प्राइसेस स्वेल कर। एचजी इंफ्रा में अपडेट आया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से एक एलओए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, ऑर्डर मिला है 399 करोड़ रुपीस का, एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट, इसीलिए ग्रीन। और अब तक हम लोग मेंशन कर रहे थे सीएफओ के रेजिग्नेशंस, आजकल एमडी और सीईओ भी जा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी एक कंपनी मेंशन करी थी, उसमें गए थे। एक और अपडेट आया, वर्लपूल के एमडी सीईओ साहब है विशाल भोला, छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को अपने अदर इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए। तो 3 अप्रैल से अपना पदभार छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया वर्लपूल ने। लेकिन वर्लपूल का स्टॉक चार्ट उठाएंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में है। हो सकता है ये सैमसंग के अपडेट के बाद का प्रेशर हो, नॉट नेसेसरली ये सीईओ रेजिग्नेशन का डर, लेकिन प्रेशर नहीं, परफॉर्मेंस प्रेशर है। देखिए टिम कुक ने भी 40% पे कट लिया है, और ये इन्वेस्टर का प्रेशर था कि आप कंपनी चला नहीं पा रहे ढंग से, तो पैसा क्यों लोगे इतनी बार। 40% पे कट है एप्पल के सीईओ का, तो ये ग्लोबल प्रेशर है। परफॉर्म पर ये पता नहीं, हो सकता है भोला जी के पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज हों, कब की अलग अलग केस बाय केस होगा। लेकिन ठीक है, एक ओवरहैंग बन जाता है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत वीक है, तो इसीलिए खैर रेड लेके चल रहा हूँ आज के लिए क्विकली। इस समय वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ये जो 10 स्टॉक्स हम लोगों ने मेंशन करे, हाईलाइट किए, उनका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब
पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 एसएस में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 एसएस की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20 हजार से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण, जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच और ससुर साहब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मेरी 10 की जो सीधा सौदा की टीम है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ नंबर्स पे मैं इन ग्रीन और इन रेड रख रहा हूं, स्टॉक का रिएक्शन देखने के लिए आप प्लीज ऐड करिएगा नंबर्स पे। लेकिन एचडीएफसी बैंक के कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत बढ़िया नंबर्स। लेकिन लास्ट वीक आईसीआईसीआई बैंक दबाव में एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग कर रहे थे लोग, वो पेयर ट्रेड ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। हो सकता है कुछ ऑलरेडी एक्यूमुलेशन नंबर्स रिलेटेड प्राइस में आ चुका है। एवेन्यू सुपरमार्ट मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन डिसअपॉइंटिंग। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग हमेशा की तरह फिर से कंफ्यूजिंग और पस्त नंबर्स। विप्रो डिसअपॉइंटमेंट है ग्रोथ के फ्रंट, इवन गाइडेंस कमजोर फिर से। तो ये अपने पीयर्स से कहीं थका हुआ परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता हूं, इसीलिए रेड रख रहा हूं। सूला विनयार्ड्स का अपडेट ठीक ठाक है, क्वार्टर का 13% का मोमेंटम की ये बात कर रहे हैं। भारत एग्री बोर्ड मीट कर रहा है 1 फरवरी को, स्प्लिट हुए विचार। वेंकीज और एसकेएमएक्स सैटरडे को अपडेट आ रहा था, मुंबई में रिकॉर्ड पे अंडे की कीमतें पहुंचती हुई। एचजी इंफ्रा को ऑर्डर बैक किया इसने डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल से, तो इसीलिए वर्लपूल में एक और ये लगातार एग्जिट का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। एमडी और सीईओ साहब ने पदभार से इस्तीफा दे दिया है, मेरे ख्याल से अप्रैल ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होगा। रेड लेके चल रहा हूं, पर ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार कमजोरी में भी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नज़र डालिए, बहुत सारे नतीजे आए हैं, जैसे बैंक के नतीजे आए, तो मुझे लगता है आज फेडरल बैंक के रिजल्ट आने वाले और इसमें एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सीएसबी बैंक और फेडरल बैंक इसलिए क्योंकि गोल्ड लोन काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी आज नतीजे आने। मेटल्स में अच्छी तेज़ी, वेदांता हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक पर नज़र रखनी चाहिए। ल्यूपिन और ग्रेनुअल्स के लिए यूएसएफडीए से ऑब्जर्वेशन इशू हुए। एंजल वन के नतीजे आज हैं, दबाव दिख सकता है। और एपीएल अपोलो में मोमेंटम है, जो कि मेटल स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्रैफिक तैयारी की ओर बढ़ते हैं और हफ्ते